टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डी ब्रोगली इक्वेशन। ये डी ब्रोगली इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी डिफाइन करता है। मतलब ये कि आज तक आप पीछे एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने टॉपिक का स्टडी किए ये मानकर किए कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन आज के बाद आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखने वाला सब्सटेंस है, यानी कि उसके पास वेव नेचर भी होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है तो वेव लाइक मोशन करता है, एक तरंग की तरह, एक वेव की तरह क्रेस्ट और ट्रम्प बनाते हुए मोशन करता है। ये कॉन्सेप्ट दिया गया डी ब्रोगली के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, जो इस टॉपिक को पूरे समझने में आप सभी स्टूडेंट को हेल्प करेगा और हर एक वर्ड आप समझ पाएंगे इसके स्टेटमेंट का। ड्यूअल नेचर क्या होता है? ड्यूअल नेचर का मतलब एक ही पार्टिकल वेव नेचर भी रखेगा और पार्टिकल नेचर, सॉरी वेव नेचर भी रखेगा और पार्टिकल नेचर भी। पार्टिकल नेचर का मतलब उसको आप मैटर कह सकते हैं। जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट मैटर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जिसे नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, जो स्थान स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसका अपना एरिया हो, वॉल्यूम हो, तो वो मैटर है, मतलब पार्टिकल है। और उसी तरह से वेव को भी पहचानने का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में प्रेजेंट है। इसमें भी 5 फीचर्स होते हैं: वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव वेलोसिटी। तो वो वेव है। तो कहने का मतलब डुअल नेचर का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस डी ब्रोगली के अनुसार अगर फास्ट मूविंग स्टेट में है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो इसमें डुअल नेचर लागू होगा, दोहरी प्रकृति लागू होगी। मतलब वो पार्टिकल भी होगा और वेव भी होगा। वो मैटर को भी होने का शर्त पूरा करेगा और वेव होने का भी कंडीशन पूरा करेगा। तो मैटर के साथ साथ वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करेगा, डिफाइन करेगा कि हम मैटर भी है और वेव भी। तो डुअल नेचर का मतलब है पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर। यानी अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल सब्सटेंस इन फास्ट मूविंग स्टेट हैज डुअल कैरेक्टर। कोई भी सब्सटेंस फास्ट मूविंग स्टेट में डुअल कैरेक्टर रखता है, पार्टिकल कैरेक्टर के साथ साथ वेव कैरेक्टर। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, जरा ध्यान दिया जाए कि अगर हम डी ब्रोगली के इस स्टेटमेंट का स्टडी हैवी पार्टिकल के लिए करें तो क्या होता है। तो इसके लिए अलग से कुछ हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। E इक्वल, आप सभी स्टूडेंट पढ़े हैं mc², आइंस्टीन इक्वेशन। और E इक्वल आप एक और फॉर्मूला जानते हैं hc/λ। तो पहले हम E इक्वल mc² आइंस्टीन के इक्वेशन पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जरा समझिए, E इक्वल mc² में बदलने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी वो मास है, केवल मास। c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो अगर मान लीजिए पार्टिकल 200 ग्राम का होगा तो आप 200 × c² लिखेंगे। अगर पार्टिकल 500 ग्राम का होगा 500, तो 500 × c²। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि मास जैसे ही बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि c तो कांस्टेंट है। अब यहाँ 200 से मल्टीप्लाई एक बार कर रहे हैं और एक बार 500 से। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मास जैसे ही बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा? यानी मास अधिक होता है तो एनर्जी अधिक होता है।
तो अगर पार्टिकल हैवी हो तो निश्चित है कि वो काफी एनर्जाइज्ड होता है, काफी ऊर्जावान होता है, उसके अंदर काफी एनर्जी स्टोर होती है। ध्यान दीजिएगा, मेरा स्टेटमेंट स्टार्ट हो चुका है और यही से कॉन्सेप्ट निकलेगा तो आप समझ पाएंगे। मास अधिक होगा तो एनर्जी अधिक होगी, मास कम होगा तो एनर्जी। अब आइए इस फॉर्मूले को जरा समझ लीजिए। इसमें वेरिएबल लैम्डा है, तो अगर लैम्डा वेवलेंथ सपोज दैट 5 मीटर है और फिर 10 मीटर हो गया, तो यहाँ 5 से एक बार डिवाइड होगा, एक बार 10 से, तो एनर्जी कब अधिक आएगा? जब 5 से डिवाइड होगा तब कब आएगा, तब अधिक आएगा। मतलब कम संख्या से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी अधिक आएगा, और ज्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे कहने का मतलब वेवलेंथ का मान बढ़ेगा तो एनर्जी का मान घटेगा, यानी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी आप पढ़ें, इमीडिएट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ देखिए, ये E = hc/λ है, इसमें लैम्डा नीचे है, डिवाइड में लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो अगर एनर्जी अधिक होगा तो आप समझ जाइए कि वेवलेंथ कम, और अगर वेवलेंथ अधिक हो गया तो एनर्जी कम। सीधे अपने माइंड में सेट कर लीजिए आज के बाद एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जब एनर्जी अधिक होगी तो वेवलेंथ कम होगा, और जब एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ। तो ये दोनों बात अगर आप लोग को समझ में आ गया तो दोनों में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। इसमें हमने क्या बताया कि पार्टिकल अगर हैवी होगा, मासिव अधिक मास वाला होगा, तो उसकी एनर्जी अधिक होगी। तो मास अधिक तो एनर्जी अधिक, और अगर उसी पार्टिकल का जिसका कि मास अधिक है तो एनर्जी अधिक हो गया, अगर उसी पार्टिकल का वेवलेंथ का बात कर दे तो क्या होगा? वेवलेंथ बहुत कम हो जाए, इतना कम कि दुनिया के किसी इंस्ट्रूमेंट से उसका वेवलेंथ नहीं नापा जा सकता। अगर वो पार्टिकल काफी हैवी है तो काफी एनर्जाइज्ड होगा, एनर्जी अधिक होगी, और जब एनर्जी अधिक होगी तो वेवलेंथ कम होगा। तो वेवलेंथ कम होगा तो वो मेजरेबल नहीं होगा, और जब वेवलेंथ मेजरेबल नहीं होगा तो वेव कैरेक्टर समाप्त, वो केवल पार्टिकल भर रह सकता है, वेव कैरेक्टर वो नहीं दिखा सकता है, ड्यूअल नेचर नहीं दिखा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल का अब हम बात करें, अब हम हैवी पार्टिकल से हटकर अगर हम लाइटर पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर बात करें, जिसका मास आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एटम का सबसे हल्का पार्टिकल लाइटर पार्टिकल, जिसका मास लगभग निग्लिजिबल भी बोला जाता है, 1/1836 अप्रॉक्स 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ मेजरेबल होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा, उसको आप मेजर कर सकते हैं। तो हम कब से क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर ये समझाता है कि एक ही पार्टिकल, एक ही सब्सटेंस पार्टिकल नेचर भी दिखाएगा और वेव नेचर भी। लेकिन अगर इस ड्यूअल बिहेवियर का हैवी पार्टिकल के लिए स्टडी करें तो पार्टिकल अगर हैवी होगा तो एनर्जी अधिक होगी, एनर्जी अधिक होगी तो उसका वेवलेंथ कम, इतना कम कि मेजर नहीं हो सकता है, तो वो केवल पार्टिकल कैरेक्टर रख सकता है, वेव मेजर नहीं। और अगर पार्टिकल हल्का होगा तो नो डाउट उसकी एनर्जी कम होगी, मास कम होगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ अधिक हो जाएगा, मेजरेबल होगा, मतलब वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी दिखाएगा। तो इसी बात को हम समझा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल के लिए ड्यूअल कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन संभव है, यानी इलेक्ट्रॉन आज के बाद आपके माइंड में रहना चाहिए कि वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। और इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में सर्कुलर पथ में मोशन में होता है तो वेव लाइक मोशन करता है, क्रेस्ट और ट्रफ बनाते। तो ये था आपका बेसिक नॉलेज
इस डी ब्रोगली के इक्वेशन को समझने से पहले, डी ब्रोगली का इक्वेशन अब आ रहा है, द वेवलेंथ ऑफ फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर पथ पर वेव लाइक मोशन कर रहा है, तो इसका वेवलेंथ मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मोमेंटम आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये p के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पूरा स्टेटमेंट एक बार फिर से शुरू से अंत तक हर एक लाइन रिफ्रेश कर लीजिए तो हम आगे बढ़े। आपका स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ऑल सब्सटेंस इन फास्ट मूविंग स्टेट है ड्यूअल कैरेक्टर, सभी सब्सटेंस फास्ट मूविंग स्टेट में ड्यूअल कैरेक्टर रखते हैं। ड्यूअल कैरेक्टर मींस पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर का अर्थ होता है पार्टिकल कैरेक्टर के साथ साथ वेव कैरेक्टर प्रदर्शित करना। In the case of heavier particle only particle character is considerable। heavier particle के संदर्भ में केवल particle character ही considerable होता है because its wavelength is very short। और ये कह सकते हैं कि in the case of lighter particle like electron particle character as well as wave character is considerable। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल के लिए आप वेव कैरेक्टर के साथ साथ पार्टिकल कैरेक्टर दोनों समझ सकते हैं because its wavelength is measurable, क्योंकि इसका wavelength measurable होता है। और अब मेन कॉन्सेप्ट कहता है, according to de Broglie the wavelength of fast moving microscopic particle is inversely proportional to momentum। तो यहाँ ये प्रोपोर्शनल का साइन हटते ही एक कांस्टेंट आएगा h/p। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि p इक्वल होता है mv। तो आप बता सकते हैं कि लेम्डा इक्वल क्या हो सकता है, h/lv। तो ये लेम्डा का फर्स्ट फार्मूला, वेवलेंथ निकालने का फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला। अब अलग से आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या जानते हैं, हाफ mv², देन mv² यानी v² इक्वल केवल बताएंगे आप, v² इक्वल 2ke/m। और स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2ke/m। ठीक है। तो यहाँ v का ये जो वैल्यू है, v का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर रहे हैं। तो बता दिया जाए क्या हो जाएगा, लेम्डा इक्वल h/m और v के जगह हम रख रहे हैं 2ke/m। तो यहाँ ये स्क्वायर रूट है, अगर ये m इसके अंदर लिखा जाए तो कितनी बार लिखा जाएगा, एकदम सही 2 बार। अगर यहाँ 3 लिखा रहता तो कितना बार, 3 बार। तो यहाँ पर 2ke m/m कैंसिल, फाइनल फार्मूला लेम्डा का क्या आया, h/2ke/m। ये लेम्डा का थर्ड फार्मूला। और अलग से फोर्थ लेम्डा का 1, ये इक्वेशन नंबर 4 है और फार्मूला नंबर 3 है, लेम्डा इक्वल h/p, लेम्डा इक्वल h/mv और लेम्डा इक्वल एक नया फार्मूला h/√2km। इसमें लेम्डा का रिलेशन मोमेंटम से है, इसमें लेम्डा का रिलेशन वेलोसिटी से है और उसमें काइनेटिक एनर्जी से। अब एक और काइनेटिक एनर्जी, आप लोग W बराबर VQ पढ़े हैं कभी, वर्क इक्वल इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल पढ़े हैं। तो चार्ज इक्वल मतलब वर्क इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर V के जगह तो V होगा, लेकिन इस चार्ज के जगह यूनिट चार्ज होगा। और आप लोग ये भी अलग से जानते होंगे, वर्क इक्वल एनर्जी होता है। तो यहाँ एनर्जी वर्क के जगह पर हम लिखेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो V × E होगा।
तो यहाँ पर हम लेम्डा का एक और फॉर्मूला देना चाहते हैं। फिर से एक बार समझा दे इसको। W इक्वल होता है V इंटू Q। यहाँ W इक्वल एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हम लिखना चाहते हैं V और Q, मतलब वोल्ट और मतलब चार्ज। W इक्वल V Q। तो V के जगह हम यहाँ V ही लेंगे, लेकिन Q के जगह यूनिट चार्ज, तो ये हो गया E इंटू V। और अब ये Ke का वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा? लेम्डा इक्वल H बाई 2 EV/m। EV किसके जगह पर आया? Ke के जगह पर। तो हम यहाँ लेम्डा का 4 फॉर्मूला डिफाइन किए। लेम्डा इक्वल H बाई P, H बाई MV और H बाई स्क्वायर रूट 2 KEM और एक और H बाई स्क्वायर रूट 2 EVM। तो ये आपका लेम्डा का 4 फॉर्मूला, जिसमें से 2 फिजिक्स से लाया गया है। और यहीं तक आपको केमिस्ट्री में पढ़ना था। आपको एक चीज और बता दें, आज इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्लास में पढ़ जरूर रहे आप 11th क्लास में, लेकिन सिलेबस पूरा हो रहा है 12th क्लास का। 12th क्लास में फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक जितना पढ़े, यहाँ से पीछे मतलब पीछे तक का जितना पढ़ कर आए हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सब आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में 12th क्लास में। तो यही कॉपी, यही थ्योरी जो पढ़ा हुआ है काम आएगा आपको 12th स्टैंडर्ड में।